हेलो स्टूडेंट्स, हम आज कुछ ऑसिलेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको सिंपल पेंडुलम के बारे में बताया था, वो भी एक ऑसिलेटिंग सिस्टम है। टाइम पीरियड हम सबको पता है 2π√L/G। उसमें हमने डिपेंडेंस वगैरह पढ़ा था कि टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है, किस पर नहीं। नाउ आज जो ऑसिलेटिंग सिस्टम हम कुछ डिस्कस करेंगे उसमें से पहले है बच्चों स्प्रिंग पेंडुलम, यानी ब्लॉक्स कनेक्टेड टू द एंड ऑफ ए स्प्रिंग। ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्प्रिंग पेंडुलम। ठीक है, स्प्रिंग पेंडुलम। बच्चों देखो, स्प्रिंग पेंडुलम कैन बी हॉरिजॉन्टल, इट कैन बी वर्टिकल, इट कैन बी ऑब्लिक। जैसे मैंने आपको नोट्स में बताया था कि देखिए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग पेंडुलम अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये मान के चलो रिजिड वॉल है और यहाँ पे स्प्रिंग कनेक्टेड है। एक एंड इसका अटैच टू द वॉल है और दूसरा एंड ऐसे यहाँ पर एक ब्लॉक के साथ अटैच्ड है। ठीक है, और याद रखना ये सरफेस स्मूथ है, यानी कोई भी यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग पेंडुलम। ऑलराइट, वर्टिकल स्प्रिंग पेंडुलम कैसे होगा स्टूडेंट्स बताइए। वेरी सिंपल, एक वर्टिकली मान के चलो ऐसे एक एंड को हमने सस्पेंड कर दिया, ये हो गया स्प्रिंग। ठीक है, और दूसरे एंड पर व्हाट वी डिड, एक ब्लॉक हमने कनेक्ट कर दिया, ये हो गया वर्टिकल स्प्रिंग पेंडुलम। ऑब्लिक भी कर सकते हो, कैसे बताओ आप। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, कि मान के चलो कोई एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, ये देखिए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, इसके टॉप पर एक हम रिजिड सपोर्ट रखेंगे, यहाँ पर एक ब्लॉक रखेंगे बच्चों, और इस ब्लॉक को वॉल के साथ ऐसे हम कनेक्ट कर देंगे विथ स्प्रिंग हैविंग फोर्स, इलास्टिक स्प्रिंग जिसका फोर्स कांस्टेंट K है। तो इस तरह के सिस्टम्स को हम कहते हैं स्प्रिंग पेंडुलम। ओके, इसका टाइम पीरियड क्या है मेरे ख्याल से आप सभी जानते हो, फॉर्मूला आप जानते हो बच्चों। और फॉर्मूला कहाँ से है आप, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको याद होगा कि मैंने एनर्जी मेथड से इसका टाइम पीरियड डिराइव करके भी आप लोगों को बताया था। ओके, टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो हमें याद है 2π√, क्या बताओ, √m/K। यहाँ पे m है मास ऑफ द ब्लॉक जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, और K है फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, है कि नहीं। तो बच्चों यहाँ पर देखो, बेसिकली जब इस ब्लॉक को आप डिस्टर्ब करोगे, मतलब अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट करोगे, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स दैट विल बी डेवलप विच इज सोनली द स्प्रिंग फोर्स, यानी स्प्रिंग फोर्स का रिस्टोरिंग फोर्स, वही उसका ऑसिलेशन का रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा। यानी ग्रेविटी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना कि ये टाइम पीरियड ये डिपेंड्स ऑन मास रेज टू द पावर हाफ एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्रोपोर्शनल टू K रेज टू द पावर -12। तो जैसे हम फ्रैक्शनल चेंज वगैरह लिखते हैं तो यहाँ पर भी आप उसी रूल को यूज करना बच्चों। किसी फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड इफ मास ऑफ द ब्लॉक इज चेंज इट कैन बी गिवन एज 1/2 इंटू Δm/m। ठीक है ना। लाइकवाइज Δt/t यहाँ पे आप लिख सकते हो, इट इज इक्वल्स टू -1/2 Δk/K, अगर फोर्स कांस्टेंट आप बदलते हो। माइनस साइन का मतलब आप पहले भी जानते हो, पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि माइनस का मतलब होता है दोनों क्वांटिटीज पे जो चेंजेस हैं दैट इज ऑपोजिट इन नेचर, है कि नहीं, ये आपको याद होगा। ओके, ना मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मुझे आपको कहना है, मुझे आपको नॉक करना है कि भाई आप याद रखना कि बच्चों देखो सिंपल पेंडुलम में हमने पढ़ा था कि टाइम पीरियड जो है मास ऑफ द सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है लेकिन जी पर डिपेंड करता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर टाइम पीरियड इज नॉट प्रोपोर्शनल टू, इज इंडिपेंडेंट ऑफ जी। मतलब जहां पर ये स्प्रिंग पेंडुलम आपने प्लेस किया है उस प्लेस पर इफेक्टिव जी कितना है उससे कोई मतलब नहीं है। यानी अगर आपने सरफेस ऑफ अर्थ पर रखा है इसे, या सरफेस ऑफ मून पे लेके चले गए, कि सैटेलाइट के अंदर लेके चले गए, तो स्प्रिंग पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है नहीं बदलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमेंबर, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जी इफेक्टिव कह सकते हो। ठीक है, जैसे हमने सिंपल पेंडुलम में पढ़ते हैं ना कि भाई एक सिंपल पेंडुलम को मान के चलो किसी लिफ्ट के अंदर हम रखते हैं जो कि ऊपर या नीचे की ओर कुछ एक्सेलरेटिंग है, तो उसका जी इफेक्टिव बदलेगा। तो जी इफेक्टिव बदलने से क्या होगा, उसका टाइम पीरियड विल चेंज। हमने पढ़ा था कि भाई अगर सिंपल पेंडुलम को हम लेके जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ मून तो उसका टाइम पीरियड विल चेंज बिकॉज वहाँ पे जी का वैल्यू G/6 हो जाता है। ठीक, हमने ये पढ़ा था बच्चों की, अगर मान के चलो किसी सैटेलाइट के अंदर आप उसे लेके जाते हो, मतलब जहाँ पे जी इफेक्टिव 0 होता है, तो मैंने आपको बताया था कि इट विल नेवर ऑसिलेट, दैट मींस इट्स टाइम पीरियड विल टेंड टू बी इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन ये मामला स्प्रिंग पेंडुलम के लिए नहीं है। ठीक है, तो बच्चों स्प्रिंग पेंडुलम के लिए ये बेसिक बातें आपको याद रखना है कि इसका फॉर्मूला
और हाउ इट डिपेंड्स। ऑलराइट, और देखो हमेशा मैंने कहा आपको कि किसी भी ऑसिलेटिंग सिस्टम का, खास करके जो लीनियर ऑसिलेशन है, यानी जो ऑसिलेटर एक लाइन में ऑसिलेट करेगा, इन सच केस हम f इजिकल टू माइनस के एक्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं बच्चों, सपोज करो कि हमें पूछा गया कि हाउ वी विल जस्टिफाई इट्स टाइम पीरियड या हाउ टू गेट द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। देखिए बच्चों, मान के चलो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ब्लॉक यहाँ पर है जब, ठीक है, मास m और स्प्रिंग यहाँ पर इस तरीके से है k। अब सपोज करो इसको मैं राइट वर्ड थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूँ। मतलब क्या करता हूँ बच्चों, देखो मैंने इसको क्या किया, ये मान के चलो स्मूथ सरफेस है, ये इसका मेन पोजीशन था। अब मैंने थोड़ा सा ब्लॉक को राइट वर्ड शिफ्ट किया तो क्या होगा, द स्प्रिंग इज गोइंग टू गेट इलोंगेटेड एंड द ब्लॉक विल बी हियर। ये है इसका डिस्टर्ब पोजीशन, है ना। मार्क कीजिए कि हमने डिस्प्लेसमेंट कहाँ दिया है, बताइए। हमने बच्चों डिस्प्लेसमेंट जो दिया है इसके मेन पोजीशन से हमने राइट वर्ड्स इसको मान के चलो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स प्रोवाइड किया है। ऑलराइट, अब देखिए अलोंग दैट लाइन, यानी जिस डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेसमेंट दिया है उस लाइन के अलोंग फोर्स क्या है बताइए। कोई डिफिकल्ट बात नहीं है बच्चों, देखो फोर्स हमें पता है कि भाई यहाँ पर mg और नॉर्मल तो बैलेंस हो जाएगा, उससे कोई लेना देना है नहीं। बेसिकली इस स्प्रिंग के लेंथ के अलोंग क्या फोर्स आया, तो हम जानते हैं कि स्प्रिंग इज गोइंग टू पुल बैक दिस ब्लॉक विद द फोर्स ऑफ kx, ठीक है। अब मार्क कीजिए कि डिस्प्लेसमेंट राइट को है जबकि फोर्स जो है यही है इस पर नेट फोर्स, तो हम कहेंगे नेट फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। अलोंग डिस्प्लेसमेंट हमेशा मैंने कहा कि अलोंग डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे यानी राइट वर्ड्स है, तो नेट फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट को हम लिखेंगे kx तो हो गया मैग्नीट्यूड विद ए नेगेटिव साइन। ये जो नेगेटिव साइन क्यों लगाया जाता है बच्चों, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट जब हमने राइट को दिया है तो फोर्स नेट फोर्स जो है वो लेफ्ट को है, ठीक है ना। तो तुरंत हमने पकड़ लिया कि ये इसका के फैक्टर कितना है, इसका इस ऑसिलेशन का जो के फैक्टर है वो खुद ही स्प्रिंग का के है। उसके बाद तो आप जानते ही हो कि टाइम पीरियड क्या लिखा जाता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ ऑसिलेटिंग सिस्टम का मास अपॉन के फैक्टर। तो ये देखो इससे प्रूव हो गया कि टाइम पीरियड हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना। ओके, अब क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि स्प्रिंग को चेंजेस यानी स्प्रिंग को कंबाइन करेंगे या स्प्रिंग को तोड़ेंगे तो क्या होता है, ठीक है। देखिए बच्चों कि स्प्रिंग को ब्रेकिंग ए स्प्रिंग, पहले वो हम पढ़ते हैं फिर आप स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन उसको मैं बताऊंगा आपको। ब्रेकिंग ए स्प्रिंग, ठीक है, मतलब एक स्प्रिंग को लेंथ वाइज कुछ पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे तो क्या होता है। तो बच्चों याद रखना एक सिंपल सी बात कि K इंटू एल जो रहेगा वो रहेगा कांस्टेंट, K इंटू एल कांस्टेंट, या तो हम कह सकते हैं कि K फैक्टर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेंथ, ठीक है। ये हम अब इसको कैसे हमें अप्लाई करना मैं आपको सिखा देता हूं। सपोज करो बच्चों दिस इज द ओरिजिनल स्प्रिंग, ये एक ओरिजिनल स्प्रिंग है, ठीक है। इसका फोर्स फैक्टर है K नॉट, ठीक है। अब इसको मैंने 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, यहां से कट कर दिया स्प्रिंग को, तो ये 2 टुकड़े में डिवाइड हो गया। देखो लेफ्ट पार्ट हो गया, ये राइट पार्ट हो गया, ठीक है। तो मान के चलो बच्चों ये हो गया लेफ्ट पार्ट, ठीक है, ये लेफ्ट पार्ट हो गया और ये बन गया राइट पार्ट, लेफ्ट और राइट। सपोज करो इनका जो लेंथ रेशियो है, या चलो इनका लेंथ रेशियो या मानो लेंथ ही मैं लिखता हूं L1, इसका लिखता हूं L2, ठीक है। इसका फोर्स फैक्टर हो गया K1, इसका फोर्स फैक्टर हो गया K2। अब मुझे बताओ कि ओरिजिनल स्प्रिंग का लेंथ कितना था। बहुत सिंपल है, देखो ओरिजिनल स्प्रिंग का लेंथ होना चाहिए L1 प्लस L2। अब आप क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे एज, देखो एक ही स्प्रिंग के जो पार्ट्स होते हैं उन सब के लिए K और L का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, यानी आप लिखोगे K1 इंटू L1 should be equals to K2 into L2 should be equals to ओरिजिनल स्प्रिंग का K0 into L1 plus L2, ठीक है। तो मतलब अगर आपसे किसी ने पूछा कि L1 का फोर्स कांस्टेंट बताओ लेफ्ट हैंड साइड का, तो हम कहेंगे K1 हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे बच्चों, आप इन दोनों को इक्वेट कीजिए, यहां से देखिए आपको क्या मिलेगा, K0 ब्रैकेट के अंदर L1 प्लस L2 डिवाइड बाई L1, ठीक है। ये जो डिवाइड बाई L1 उसका लेंथ हम कर रहे हैं, यही है इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी। उसके बाद बच्चों अगर किसी ने आपसे पूछा कि K2 बताइए, तो बहुत इजी है, इन दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए। यहां से आपको मिल जाएगा कि ओरिजिनल का K0 टोटल लेंथ उसका L1 प्लस L2 और नीचे रहेगा
जिसका फोर्स कांस्टेंट आप निकाल रहे हो L2, इस तरीके से हमें निकालना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मान के चलिए हमें पूछा गया कि बच्चों एक स्प्रिंग को हम 1 पार्ट 2 पार्ट लेंथ रेशियो में डिवाइड करते हैं। सपोज करो कि बताया गया कि ए स्प्रिंग हैविंग फोर्स कांस्टेंट बताया गया हमें कैपिटल के, ठीक है ना, इज डिवाइडेड और ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स having length ratio मान के चलो बच्चों, मैं लिख लेता हूँ 1 पार्ट और 3 पार्ट। ओके, 1:3 में हमने डिवाइड किया है। ठीक है, अब हमें पूछा गया है कि फाइंड के ऑफ द पार्ट्स। ठीक है, तो आप इसको कैसे शॉर्ट आउट करेंगे? बहुत सिंपल है बच्चों, देखो ओरिजिनल स्प्रिंग था ये, ठीक है, अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक छोटा पार्ट एक बड़ा पार्ट, इनका लेंथ रेशियो 1 पार्ट 3 पार्ट, तो इन दोनों को ऐड करो, ये हो गया 4 पार्ट, है कि नहीं बताओ। अब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो कि सपोज करो कि हमें इस पार्ट का फोर्स कांस्टेंट निकालना है K1, तो क्या लिखोगे? K1 इज इक्वल्स टू, देखो ये जो 4 पार्ट है दोनों के लेंथ का सम 4 टाइम्स कैपिटल K अपॉन इसका लेंथ कितना है 1, तो इसका हो जाएगा 4K। जबकि इस पार्ट का अगर फोर्स कांस्टेंट निकालना चाहते हो तो K2 लिखो, तो बच्चों वही फॉर्मूला देखो, K0 यानी ओरिजिनल का K था और L1 प्लस L2 को आपका क्या लिखना है 1 और 3 का सम 4K, अब डिवाइड बाई यहाँ पे लिखोगे ये जो 3, तो ये इसका आंसर आ गया 4K/3। इस तरीके से हम शॉर्ट आउट करते हैं चीज़ों को। ऑलराइट, तो किसी एक स्प्रिंग को अगर 2 लेंथ वाइज 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो इंडिविजुअल पार्ट्स का फोर्स कांस्टेंट क्या है, इस तरीके से हमें निकालना होता है। और बच्चों अगर किसी स्प्रिंग को n आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो क्या होता है बताइए। सपोज करो कि एक स्प्रिंग है ऐसा, ठीक है, ये एक लॉन्ग स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट है बच्चों मान के चलो K। अब इस स्प्रिंग को हमने सपोज करो n आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया लेंथ वाइज, जैसे कि 2 पार्ट्स हो सकता है, आधे आधे कर लो, 3 पार्ट्स हो सकता है, 1/3 हो गया, 1/4 हो सकता है, लाइकवाइज n आइडेंटिकल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, तो उसमें से एक पार्ट कैसा दिखेगा, ये देखो एक पार्ट दिखा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, देखो अगर ओरिजिनल स्प्रिंग का लेंथ L है तो इसका लेंथ हो जाएगा L/N। अब आप क्या यूज करोगे, या तो वही फॉर्मूला यूज करोगे K1, इस पार्ट का हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसका जो फोर्स कांस्टेंट है मान के चलो K स्मॉल पार्ट, या एक काम करो K पार्ट लिख लो इनटू अपना इसका लेंथ L/N, और ओरिजिनल स्प्रिंग का K लिख लो, उसका अपना ओरिजिनल लेंथ L। ठीक है, तो K ऑफ द पार्ट्स आपको मिलेगा N टाइम्स K। ऑलराइट, तो मान के चलो किसी स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट K है, उसको 10 टुकड़ों में हमने डिवाइड किया है, तो हर एक टुकड़े का जो है फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा 10 टाइम्स K। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना। फिर मैं आपको बताता हूं कि स्प्रिंग वाले प्रोफाइल्स में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। हमेशा याद रखना बच्चों, स्प्रिंग का जो कॉम्बिनेशन रूल है इट ओबेज द सेम रूल एज दैट ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन जो है, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन का जो रूल है, दे फॉलो द सेम रूल एज दैट ऑफ कैपेसिटर कॉम्बिनेशन। आपको याद होगा कैपेसिटर कॉम्बिनेशन जो कि रेजिस्टेंस रूल का जस्ट इन्वर्स होता है। मतलब कैपेसिटर में क्या होता है बच्चों कि अगर पैरेलल है तो सिंपली ऐड करना होता है, और अगर सीरीज होता है तो इन्वर्स को, मतलब रेसिप्रोकल को हमें ऐड करना होता है। तो लाइकवाइज अगर हम कहेंगे कि भाई स्प्रिंग्स इन पैरेलल, ठीक है, सपोज करो K1 और K2 दो स्प्रिंग्स है, दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इन सच केस हम कहेंगे K पैरेलल शुड बी इक्वल्स टू K1 प्लस K2। और बहुत सारे अगर है तो K पैरेलल को हम लिखेंगे सभी का सम, यानी K1 K2 ऐसे करके जितने भी स्प्रिंग्स पैरेलल में कंबाइंड है उन सबको हम ऐड ऑन करेंगे। ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या होता है बच्चों, सीरीज में
हम कहेंगे जैसे कैपेसिटर सीरीज में या रेजिस्टेंस के पैरेलल रूल होता है, क्या कहोगे कि 1/Ks शुड बी सम ऑफ 1/K1 प्लस 1/K2। तो लाइकवाइज कैपेसिटर जैसा ही देखो बच्चों, दो स्प्रिंग का जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा उसको हम लिखेंगे इट शुड बी प्रोडक्ट K1 प्लस K1 यहाँ K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये होनी चाहिए, ठीक है। और अगर बहुत सारे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, 1/Ks को हम लिखेंगे, सबके रेसिप्रोकल को ऐड करेंगे, 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस ऐसे करके 1/Kn, जिसको हम यूजुअली लिखते हैं कि सिग्मा ऑफ 1/K individual, where individual running from 1 to n. Remember this is not Ks, it is in fact 1/Ks. Alright, तो यह रूल्स आपको याद रखना है। बाकी आप जैसे कैपेसिटर या रेजिस्टेंस में पहचानते हो वैसे स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन तो आप पहचान ही लोगे बच्चों। देखो जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हम सिंपल से लेते हैं, कुछ सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल्स लेते हैं बच्चों। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन ये हुआ, मान के चलो एक ही लाइन में ये पहला स्प्रिंग है, ठीक है, इसका फोर्स कांस्टेंट है K1 और आगे दूसरा स्प्रिंग ये है, इसका फोर्स कांस्टेंट है K2 और यहां पर एक ब्लॉक सस्पेंडेड है, ठीक है, जिसका मास m है। तो आप इन दोनों को सीरीज कहेंगे। तो आप इसको इमेजिन करोगे कि इनका जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये देखिए आप इमेजिन करो कि एक ही स्प्रिंग से ये ब्लॉक सस्पेंडेड है, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट है Ks, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसमें, आप कहोगे Ks, यू नो द रूल दैट इज प्रोडक्ट K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो अगर टाइम पीरियड निकालना है तो क्या पुट करोगे, 2π अंडर रूट मास ऑफ द ब्लॉक अपॉन K ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज में एक बात याद रखना जो बेसिक फंडामेंटल है, जैसे कैपेसिटर में सीरीज के लिए एक रूल होता है। क्या रूल होता है बच्चों बताओ, कैपेसिटर जब सीरीज में होता है तो वहां पर दोनों में चार्जेस सेम होता है। तो सिमिलरली आप जरा लॉजिक मार्क करो यहाँ पे, इन दोनों में क्या सेम है बताओ, इन दोनों में टेंशन सेम है, टेंशन सेम है, यानी आप कह सकते हो कि इन दोनों का Kx जो प्रोडक्ट होता है वो सेम है। x क्या है, इलोंगेशन, ऑलराइट। लेकिन जैसे कैपेसिटर में होता है, कैपेसिटर में क्या होता है याद करो कि चार्ज तो दोनों का सेम है लेकिन नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज सम ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल। सिमिलरली यहाँ पे टेंशन देखो सेम है, यानी K और X का प्रोडक्ट सेम है। जैसे कैपेसिटर में Q इजिकल टू C और V का प्रोडक्ट सेम होता है, लेकिन बच्चों वहां पे जैसे कि V नेट इजिकल टू V1 प्लस V2 होता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए बताओ, यहाँ पर नेट इलोंगेशन जो है दैट शुड बी सम ऑफ इंडिविजुअल इलोंगेशंस, ठीक है। एक एग्जांपल सिंपल सी बात बताओ कि अगर ये स्प्रिंग आगे बढ़ गया, मतलब इलोंगेट हो गया 1 सेंटीमीटर से, और ये स्प्रिंग जो इलोंगेट हो गया टेंशन की वजह से 2 सेंटीमीटर से, तो ऑब्वियस सी बात है पूरे कॉम्बो का नेट इलोंगेशन कितना होगा, सीरीज में है तो जुड़ जाएंगे तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आप याद रखना। जबकि बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है बताइए, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो, सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन मैं आपको शो करता हूं। सपोज करो ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, और ये दूसरा स्प्रिंग है, ये दोनों स्प्रिंग है और नीचे एक हमने हॉरिजॉन्टल बार को ऐसे सस्पेंड करके रखा है जिसका मास है m। अब आप समझ ही सकते हो कि K1 और K2 ये दोनों कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हम अब कहेंगे क्या इन दोनों का सेम है। बेसिकली देखो अगर ये ब्लॉक थ्रू x नीचे आ जाता है तो हम कहेंगे दोनों स्प्रिंग्स का इलोंगेशन सेम है। याद रखना बच्चों, जैसे पैरेलल कैपेसिटर में क्या सेम होता है बताओ, पैरेलल कैपेसिटर में वोल्टेज सेम होता है, ठीक है ना। तो सिमिलर टू दैट यहाँ पे हम कहेंगे दोनों का एक्सटेंशन सेम है। एक्सटेंशन मतलब क्या समझते हो, टेंशन अपॉन फोर्स फैक्टर, T अपॉन यानी फोर्स अपॉन K दोनों का सेम है। यानी हम कह सकते हैं कि इस मामले में फोर्स यानी टेंशन अपॉन K फैक्टर दोनों का सेम है, ऑलराइट। लेकिन बच्चों एक बात बताओ कि यहां पर देखो ये जो ब्लॉक है इसका नेट डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा mg, और अपवर्ड फोर्सेस में यहां पर दोनों फोर्सेस अपियर होंगे कि फर्स्ट स्प्रिंग में टेंशन T1 और दूसरे में टेंशन T2। अगर आप इसको बैलेंस करेंगे, जैसे कि कैपेसिटर में पैरेलल में होता है बच्चों कि V सेम है और चार्ज का सुपरपोजिशन होता है, पूरे सिस्टम में चार्ज कितना है Q1 प्लस Q2। सिमिलर टू दैट आप कहोगे कि यहां पर जो नेट टेंशन होगा जो कि mg है, इट शुड बी सम ऑफ T1 प्लस T2,
ठीक है, इस बात को याद रखना, दोनों में डिफरेंस जरा याद रखना। तो स्प्रिंग्स इन सीरीज में क्या होता है बच्चों बताओ, दोनों में टेंशन या फोर्स सेम होता है, और सम ऑफ इलोंगेशन मतलब इंडिविजुअल इलोंगेशन का सम होगा नेट इलोंगेशन, ठीक है। और इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें इलोंगेशन दोनों में सेम आएगा और फोर्स सुपरपोजिशन, यानी नेट जो टेंशन है, दोनों का टेंशन इक्वल नहीं हो सकता, मतलब बाई चांस इक्वल हो सकता है अगर दोनों फोर्स कांस्टेंट सेम है, तो नेट जो टेंशन है दैट शुड बी सम ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। ये तो हो गया सिंपल कॉम्बो बच्चों। और याद रखना कि अगर इस तरह का सिचुएशन है कि दोनों तरफ वॉल है और बीच में एक ब्लॉक, तो बच्चों देखो ये है सिस्टम कि मान के चलो बीच में हमने एक ब्लॉक रख दिया जिसका मास m है, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ये दोनों है वॉल्स, ठीक है, रिजिड वॉल्स। और मान के चलो यहाँ पर हमने कोई स्प्रिंग का कॉम्बो रखा है, एक सिंगल स्प्रिंग भी हो सकता है, बहुत सारे स्प्रिंग भी हो सकते हैं। सिमिलरली राइट टू दैट यहाँ पर भी एक सिंगल हो सकता है और एक राइट भी हो सकता है। आपको क्या करना है, आप पहले के लेफ्ट और के राइट दोनों को निकाल लेना, और याद रखना एक ब्लॉक बीच में है और दोनों तरफ दीवारों के बीच ये लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो स्प्रिंग्स हैं ये दोनों होंगे के एल एंड के राइट शुड बी इन कंसिडर्ड इन पैरेलल, ठीक है। तो आप इसके ऑसिलेशन के लिए जो के इफेक्टिव आप लेंगे दैट शुड बी सिंपली के लेफ्ट प्लस के राइट, जो कि बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन का रूल है। तो अगर आपको कभी टाइम पीरियड निकालना है इस ब्लॉक का, तो आप कहोगे 2 पाई अंडर रूट ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक अपॉन के इफेक्टिव में लिखोगे के लेफ्ट प्लस के राइट। हमेशा याद रखना कि बीच में ब्लॉक और दोनों तरफ स्प्रिंग अकेले स्प्रिंग है या कॉम्बो है, तो वहां पे आपको दोनों को पैरेलल कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कॉम्बिनेशन है बच्चों, देखो अगर कॉम्बिनेशन है तो क्या करना चाहिए। कॉम्बिनेशन जैसे मान के चलो ये बहुत ही एक सिंपल सी क्वेश्चन है जो कॉमनली आस्क्ड है। सपोज करो यहाँ पे मैंने 2 स्प्रिंग ऐसे सस्पेंड किया है, ठीक है, ये दोनों स्प्रिंग्स हैं, और बच्चों यहाँ पर एक कनेक्टर जो कि मासलेस है, और फिर आगे चलकर मैंने और एक स्प्रिंग लगा दिया, यहाँ पर ब्लॉक को सस्पेंड किया। तो देखो ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, ठीक है। नाउ लेट मी असाइन द फोर्स कांस्टेंट्स। सपोज करो इसका है k, इसका है 3k और इसका है 2k। अब हमें पूछा गया कि बताओ कि इस ब्लॉक के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा। तो बच्चों हम तुरंत पकड़ लेंगे, देखो कि सबसे पहले अगर टॉप से हम देखने लगे तो ये दोनों किस में है बताइए, ये दोनों पैरेलल में होंगे। तो सबसे पहले इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लो आप। कैसे निकालोगे, बेसिकली पैरेलल में क्या होता है, दोनों ऐड हो जाते हैं, तो ये हो गया 4k, ठीक है। उसके साथ जो नीचे वाला स्प्रिंग है ये देखो जो कि 2k है, ये सीरीज में है, और ये आ गया ब्लॉक। जैसे कि आप कैपेसिटर या रेजिस्टेंस में एक के बाद एक रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस को रिड्यूस करते जाते हो, सिमिलरली यहाँ पे रिड्यूस करेंगे आप। सबसे पहले आपको स्ट्राइक किया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दोनों को ऐड कर लिया, तो बच्चों 4k और 2k है सीरीज में। अब इसको एक सिंगल स्प्रिंग में आप कन्वर्ट करोगे, कैसे होगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन ये है, मान के चलो यहाँ पे ब्लॉक सस्पेंडेड है जिसका मास है m, तो इन दोनों का केस इफेक्टिव जो होगा, इन दोनों का केस क्या होगा, प्रोडक्ट यानी 2k इंटू 4k अपॉन इनका सम हो जाएगा बच्चों 6k। तो बताइए क्या होना चाहिए, ऊपर 8 नीचे 6 यानी 4/3 ऑफ k। तो अल्टीमेटली इस कॉम्बिनेशन का जो है बिहेवियर, इसका इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा क्या बच्चों, 4/3k। अब लिखोगे आराम से टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या बताइए, 2 पाई अंडर रूट ऑफ मास अपॉन फोर्स कांस्टेंट। क्या लिखोगे फोर्स कांस्टेंट में, 4k अपॉन 3, ठीक है, ये हो गया। ओके, अब इसमें और एक प्रोफाइल जो कॉमनली आस्क्ड है वो भी मैं आपको बता देता हूं, जिसमें हमें लगाना पड़ता है कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास, ठीक है। रिड्यूस्ड मास क्या है, देखो बच्चों हमें ये पूछा जाएगा कि सपोज करो एक स्मूथ प्लेन है, यहाँ पे 2 ब्लॉक्स हमने ऐसे रखा है, इसका मास है m1, इसका मास है m2, ठीक है, और इन दोनों के मासेस कंपेरेबल है। ऐसा नहीं है कि एक है ब्लॉक और एक है दीवार, जैसे कि वॉल के साथ कनेक्ट करोगे तो वॉल भी एक ब्लॉक है देखी जाए तो, बट उसका मास बहुत ह्यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कंपेरेबल मासेस हैं, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट k है। तो हमें पूछा गया कि बताइए अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा। मतलब
अगर देखो बच्चों एक को भी डिस्टर्ब करके छोड़ दोगे ना तो क्या होगा, दिस ब्लॉक विल ऑल्सो ऑसिलेट साइमल्टेनियसली, ये ब्लॉक भी, बोथ ऑफ द ब्लॉक्स विल ऑसिलेट, है कि नहीं। अब फंडा ये है कि इनका जो ऑसिलेशन टाइम पीरियड, आप समझ रहे हो ना कि ये वॉल है तो फिक्स है, ये ब्लॉक है, इट विल ऑसिलेट ओनली, द वॉल विल नॉट ऑसिलेट बिकॉज का मास ह्यूज है। लेकिन अब क्या हुआ, दो ब्लॉक्स है, आप बीच में स्प्रिंग जोड़ के किसी एक को डिस्टर्ब करके छोड़ दोगे तो दे विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग साइमल्टेनियसली। अब फंडा है कि इसका टाइम पीरियड हम कैसे निकालें, बहुत सिंपल है। आपको क्या इमेजिन करना है कि इसमें से एक को आप दीवार समझ लो, एक के मास को आप इनफाइनाइट बना दीजिए, दीवार मान लीजिए, और फिर एक स्प्रिंग जो भी यहां पे कनेक्टेड है जिसका फोर्स कांस्टेंट के है, और यहां पर ये जो ब्लॉक है इसमें आप लिखिए रिड्यूस्ड मास म्यू। रिड्यूस्ड मास मेरे ख्याल से आप सभी जानते हो, रिड्यूस्ड मास इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। सही है बच्चों, तुरंत रिड्यूस मास निकाल कर अब आप लिखिए कि इस सिस्टम का जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ मास में लिखोगे म्यू अपॉन जो भी के है। तो जो भी म्यू सामने आता है आपका, सपोज करो कि दो मासेस है m और 2m का, जो भी आपको म्यू कैलकुलेट करके आता है 2/3m मान के चलो, तो उसको आपको वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है बच्चों, चलो ये तो हो गया इसके बारे में, जो स्प्रिंग पेंडुलम के बेसिक्स मैंने बताया आपको। फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हम बाकी सेशंस में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको कुछ और ऑसिलेटिंग सिस्टम बताना चाहता हूं, जैसे कि बच्चों एक मान के चलो, वैसे नीट में या जो भी नेशनलाइज्ड एग्जाम है मेनली दो ही प्रोफाइल पूछे जाते हैं, एक तो स्प्रिंग पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम। खास करके नीट के लिए आपको इन दोनों में बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है, और जो मेन जो डिफरेंस है डिपेंडेंस का वो आपको ध्यान रखना है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मास ऑफ द सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट पर या एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इन सभी ऑसिलेशन में हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है, जो कि एक बेसिक एजम्पशन है बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन का। स्प्रिंग पेंडुलम में आपको साइमल्टेनियसली याद रखना है कि भाई ये जी पर डिपेंड नहीं करता, यानी अगर आप अर्थ के सरफेस से लेके मून के सरफेस में एक स्प्रिंग पेंडुलम और एक है सिंपल पेंडुलम को लेकर जाते हो तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड वहां पे चेंज हो जाएगा क्योंकि जी बदल गया, लेकिन स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड वहां पे बिल्कुल चेंज नहीं होगा। क्यों बताओ बच्चों, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जी। ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि शायद आपने ये प्रोफाइल पढ़ा होगा कि ऑसिलेशन along diametrical tunnel through the earth, ये एक प्रोफाइल है। ठीक है, क्या है मैं आपको बता देता हूं। सपोज करो ये है बच्चों रफली, ये एक मैंने स्फीयर ड्रॉ किया अर्थ को शो करने के लिए, ये है अर्थ जिसका स्पेसिफिकेशन मैंने लिखा mr। ठीक है, अब आप इमेजिन कीजिए ये एक डायमेट्रिकल टनल हमने ऐसे बनाया, इमेजिन करो आप, और ये हो गया अर्थ का सेंटर। ठीक है, अर्थ स्पेसिफाइड है मास और रेडियस, अर्थ को हम क्या रिगार्ड करते हैं, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा कि अगर एक मास को हमने यहां पे रखा, मान के चलो सेंटर पे, हम सभी जानते हैं कि सेंटर ऑफ अर्थ पर जी का वैल्यू होता है 0, तो वो वहां पे रेस्ट पे रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। सपोज करो ये छोटा मास है m। अब सवाल ये उठता है कि इसको अगर हमने स्लाइटली डिस्टर्ब करके छोड़ देते हैं, इफ वी डिस्टर्ब इट स्लाइटली, मतलब थोड़ा सा सेंटर से दूर भगा के छोड़ देते तो क्या होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो बच्चों, मान के चलो इस ऑब्जेक्ट को हम यहां पर लेकर आए हैं, हमने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया है। कितना डिस्प्लेसमेंट दिया है, सपोज करो हम मानते हैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, कितना है, यहां पर सेंटर से हमने x डिस्प्लेसमेंट दिया है बच्चों। ठीक है, अब हम जानना चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगेगा। तो बताओ कि अब जो ऑब्जेक्ट जहां पर पहुंच गया वहां पर हम कह सकते हैं कि एट द डिस्प्लेस्ड पोजीशन, उस पोजीशन पर g कितना होगा।
तो हम जानते हैं, यहाँ पे हम जी लिखेंगे। फील्ड इनसाइड फॉर्मूला याद करो, GM अपॉन आर क्यूब इंटू छोटा r लिखते थे ना, यहाँ पे x लिखिए। और आप जानते हो डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, टूवर्ड्स द सेंटर होती है ना। तो हम कहेंगे चलो ये हो गया, तो हम कहेंगे इस पर जो नेट फोर्स, इस पर नेट फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। भूलना मत, अलोंग डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट तो अवे फ्रॉम द सेंटर है ना बच्चों, रेडियली आउटवर्ड्स। तो हम कहेंगे चलो इस फोर्स को हम कैसे दिखाएंगे, Fx को लिखेंगे बच्चों। देखो अब वैसे तो किसी भी मास पर फोर्स हमें लिखना आता है, क्या आता है बच्चों, मास इनटू वहां पर g। तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि g का डायरेक्शन इनवर्ड्स है, तो इस पर फोर्स लगेगा इनवर्ड्स, ठीक है, ये लगेगा इस पर Fx। तो क्या लगाओगे फोर्स बताओ, लिखेंगे m इंटू जी एट दैट प्लेस, ठीक है। तो चलो लिखते हैं, लिखेंगे m इंटू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स, ये सब लिख लिया। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक माइनस साइन हम क्यों लगा रहे हैं बताइए, आप समझ पा रहे होंगे कि हमें हमेशा क्या होता है, फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है। तो डिस्प्लेसमेंट तो राइट मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर है ना, तो फोर्स टुवर्ड सेंटर है, इस वजह से हमने क्या किया, माइनस साइन पुट किया। अब आप खुद ही पहचानो कि यहाँ पर समथिंग इंटू एक्स लिखा जाता है, तो समथिंग इंटू एक्स है क्या, समथिंग इंटू एक्स जो यहाँ पर है ये हमारे लिए के फैक्टर है बच्चों। तो के फैक्टर क्या लिखोगे बताओ, के फैक्टर आ गया कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन आर क्यूब, सही है। जबकि ग्रेविटेशन चैप्टर में मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि बच्चों कैपिटल GM को आप जब भी चाहो तो GR² से रिप्लेस कर सकते हो, याद है कि नहीं, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर आप लिखो कि फिर व्हाट इज टाइम पीरियड, बहुत सिंपल है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन के फैक्टर, सही है ना। तो लिखो इसका ऑसिलेशन टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के फैक्टर। के फैक्टर क्या है बच्चों, G कैपिटल M छोटा m ऊपर जम कर जाएगा आर क्यूब, तो m से m कट जाएगा, बाकी जो बचा है देखो वो क्या है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या, आर क्यूब अपॉन GM, सही है। बाद में आप क्या कर सकते हो कि इस कैपिटल GM को GR² से रिप्लेस कर सकते हो। तो क्या होगा बताओ, सब्स्टिट्यूट करने के बाद लिखोगे 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब, GM को लिखो GR², सही है। तो अल्टीमेटली आपके पास एक्सप्रेशन जो बचेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ R बाई G, ठीक है। देखो 3 सिचुएशंस में यही टाइम पीरियड निकल के आता है, मैंने तुम लोग को बताया था। एक तो सैटेलाइट विच इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, एक ये होता है, और एक है टाइम पीरियड ऑफ ए लॉन्ग पेंडुलम, मतलब इन्फाइनेटली लॉन्ग पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो भी एक्सप्रेशन यही आता है बच्चों। उसको मैं अलग से कभी डिस्कस करूंगा कि अगर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम जिसका लेंथ बहुत ज़्यादा है तब क्या होता है। अब ये एक सिचुएशन जिसमें ऑसिलेशन अलोंग द डायमेट्रिकल टनल, ठीक है। अभी पावर कट हो गया है, तो चलो मैं नेक्स्ट सेशन को फिर रिकॉर्ड करता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि बाकी ऑसिलेटिंग सिस्टम में हमें क्या क्या करना है, ठीक है बच्चों। इसको जरूर देख लेना और नोट्स को एक बार रेफर करना, और कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको नया भी बता रहा हूँ उसको भी फॉलो अप रखना बच्चों, ठीक है।